प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और पुनः कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। मैं पिछले एपिसोड में बता चुका था कि नौमांस कैसे बनाई जाती है। D9 चार्ट, मेन जन्म पत्री से ही D9 चार्ट बनती है। तो D9 चार्ट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैंने बताया था आपको। जितने भी चार्ट हैं, जैसे D1 तो सबसे मेन होती ही है और सबसे स्ट्रांग होता है D1, और उसके बाद जितने भी सब डिविजनल चार्ट हैं, सबसे मजबूत और पावरफुल, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो है नौमांस। नौमांस ऐसी नहीं है कि हम केवल पत्नी वैवाहिक जीवन और पति पत्नी के संबंधों के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हम विचार करते हैं। अब देखिए, पिछले एपिसोड में जो बताया था मैं उसको मैं पुनः एक बार मैं आपको सम अप कर देता हूँ कि कैसे पिछले एपिसोड में बताया था उसको मैं पुनः एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए, ये लग्न चार्ट है। इसी लग्न के चार्ट के बेस पर नौमांस D9 बनाया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ लग्न 5 से शुरू हो रहा है और लग्न की डिग्री 26-36 है। तो देखिए, एक राशि जो है सो 30 डिग्री की होती है और इस 30 डिग्री को हमने नौमांस बनाने के लिए 9 भागों में बांट दिया। तो 30 को जब हमने 9 भागों में बांट दिया तो क्या हुआ, 3 आ गया 27, उसके बाद ये बच गया 3। तो 3 है तो भाग नहीं जा रहा है, तो उसको हम 60 से गुना करेंगे। राशि अंश कला, 30 अंश है ना, तो अंश को हम राशि अंश कला बनाने के लिए हम 60 से भाग दे दिया और उसके बाद 180 हो गया। तो 320 का 320 का एक जो है सो नौमांस होता है और इस तरह से 9 नौमांस मिला देंगे तो 30 डिग्री पूरी हो जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नौमांस की वैल्यू 3.20 होता है। 3 अंश 20 कला की होती है। अब देखिए, यहाँ पर लग्न जो है सो 5 है, मतलब कि 4 राशि उसने कंप्लीट कर चुका है। तो देखिए, हमने लिख दिया है एक राशि में 9 नौमांस होते हैं, 9 भाग बांट दिया तो 9 नौमांस, और 5वीं में है तो 4 को कंप्लीट कर गया, तो 9 में हम 4 से गुणा कर देते, 36 नौमांस से चल चुका है। और उसके बाद लग्न जो है 26-36 पर है। तो 26-36 को हम यहाँ देख लेंगे कि 26-36 कहाँ है। 8वें में है, ये 8वें में है। 26-36 23-20 से 26-40 तक है, 8 में आ रही है। तो 36 में हमने फिर 8 जोड़ दिया तो 44 हो गया, और 44 से हमको 12 से भाग देने पर हमको जो मिलता है वो 8 मिलता है बच्चों। तो 8 जो मिला हमको, 36 12 36 4 40 और 4 44, तो शेष बचा 8। तो ये देखिए, लग्न जो है 8 से शुरू हो गया। इसीलिए इसी तरह से हम अब एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा कहाँ पर है वो भी हम देख लेंगे। चंद्रमा जो है ये 5वीं राशि में ही चंद्रमा है और चंद्रमा की वैल्यू जो है 3.9 है, 09। तो हम क्या करेंगे, तो ये 5 है ना, तो 4 चल चुका है, तो 9 गुने 4 36 प्लस चंद्रमा जब 3.9 पे है तो 3.20 तक पहला ही हुआ, एक ही हुआ, तो इसमें हमने 1 जोड़ दिया, 36 से 37, तो 12 36, बाकी बचा 1, इसलिए चंद्रमा जो है यहाँ पर 1 पर आ गया। ये बातें आपको लोगों को समझ में आ गई कि भाई हम लग्न कुंडली से D9 चार्ट हम कैसे बनाते हैं। अब मैंने बताया था पिछले बार कि मैं पंचांग से भी बताऊंगा कि पंचांग से भी कैसे बनाई जाती है इसको। अब देखिए, पंचांग में क्या है ना, 27 नक्षत्र है अश्विनी, तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब देखिए, 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र 360 डिग्री में कवर हो जाता है। ये ब्रह्मांड कवर करता है 360 डिग्री में। तो 360/27, इसका वैल्यू आएगा 13-20। तो 13-20 जो वैल्यू आया तो
एक नक्षत्र की वैल्यू आ गई। एक नक्षत्र कितने का होता है? 13-20 का। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उसको हमने 4 से भाग दे दिया तो हो गया 3-20। जैसे अश्विनी में है 4 नक्षत्र है, उसके नाम उस पर जैसे बच्चों का नाम रखा जाता है जिस नक्षत्र पर, चू चे चो ला। अश्विनी के 4 नक्षत्र चू चे चो ला। तो यह जो है उसका भी एक अक्षर का, एक नक्षत्र की वैल्यू 13-20, 13-20 4 चरण है, 4 से बांट दिया तो एक चरण का वैल्यू 3-20 आया। और वहीं पर देखिए एक पहले का है 3-20 होते, यहाँ से एक टैली हो गई आपको। नक्षत्र का एक चरण का वैल्यू एक नौमांश के बराबर ही, या हम कह सकते हैं कि नक्षत्र का एक चरण एक नौमांश के बराबर होता है। तो ये जो है इधर भी टैली हो गई, इधर भी टैली हो गई। अब देखिए इसमें 9 भाग में बांटते हैं तो एक राशियाँ कंप्लीट हो जाती है। उसी तरह से एक नक्षत्र के 4 चरण, देखिए एक नक्षत्र के 4 चरण, एक नक्षत्र के 4 चरण, एक नक्षत्र का 1.25 चरण। 4 अक्षर में से एक अक्षर ले लीजिए तो 1.25 चरण हो गया। तो इसका मतलब 4 4 8 1 9, तो 9 अक्षरों की एक राशि बनती है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ 9 भाग में बांटा हुआ है, तो यहाँ से एक राशि कंप्लीट हो गई। और नक्षत्र के 4 चरण, 4 चरण और 1 चरण, 9 चरण। इसका मतलब है कि एक राशि में यहाँ भी 9 ही अक्षर है। इसका मतलब हुआ कि एक अक्षर, नक्षत्र के एक अक्षर का वैल्यू 3-20 है, जो कि नौमांश के 9 भाग में बांटे हैं तो एक भाग का वैल्यू 3-20 है। इसी तरह से जैसे हमने लगन को बना दिया है ना, नौमांश में बनाया है, तो आप जोड़ लीजिए 4 राशि तक कितने पार किया, कितने अक्षर पार किए, सेम वही आ जाएगा। एक 4 राशि पार किया है तो कितने अक्षर पार किए वहाँ, क्योंकि 3-20 उसका भी वैल्यू है। एक नक्षत्र के 4 चरण, एक चरण का वैल्यू 3-20 है, तो वहाँ भी 9 अक्षर की ही राशियाँ हुई। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, गुने 4 कर देंगे। और फिर इसी तरह से जैसे लग्न 26-36 का है तो उसको हम 3-20 से बढ़ाते जाएंगे और देख लेंगे 26 कहाँ पर आ रही है, तो ये आ जाएगा 8वें अक्षर पे आ जाएगा। तो टोटल अक्षर कितने पास किए? एक नक्षत्र में, एक राशि में 9 और 4 कंप्लीट किया था, नक्षत्र का 36 प्लस यहाँ पर 3-20, एक नक्षत्र एक अक्षर का 3-20 वैल्यू है। फिर इस तरह से हम इसको डिवाइड कर दिए तो 8, इसका मतलब उसने 44 अक्षर ही पार किया है। और 44 अक्षर पर है वो, और उसे फिर 12 से भाग दें तो फिर यहाँ 8 आ जाएगी। इस तरह से हम पंचांग की सहायता से भी हम नौमांश बना सकते हैं। क्योंकि नौमांश इसलिए बना सकते हैं कि नौमांश में राशि को 9 भाग करने पर 3-20 आता है, और वहाँ पर भी एक नक्षत्र का वैल्यू 3-20 है, और यहाँ भी फर्स्ट का 3-20, दूसरा 6, मैंने प्रत्येक का वैल्यू 3-20 आया। उस तरह से हम इस तरह से बना लेंगे कि 3-20 पर पहला अक्षर, उस तरह गिनते गिनते कितना अक्षर चला गया, और जितने अक्षर पास कर गया है, चाहे जितने अक्षर पर है, उतना नौमांश को कवर कर गया है, उतने नौमांश पर है, और फिर 12 से भाग दे देंगे हम। तो इस तरह से हम पंचांग की सहायता से भी हम नौमांश बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने कहा है कोई भी सब डिविजनल चार्ट हो, ठीक है, सब चीज है, सब डिविजनल चार्ट ही है। इन एनी केस ये जो लग्न कुंडली को सब डिविजनल चार्ट सुपरसीड नहीं करेगा, इन एनी केस सुपरसीड नहीं करेगा। हाँ, हम उसके लिए यदि लग्न में कोई चीज खराब है और यहाँ पर बहुत अच्छा है तो उसको सम अप कर देगा, कवर कर देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खूब अच्छा खूब खराब है, यहाँ पर अच्छा है तो थोड़ा उसको अपग्रेड कर देगा, यहाँ के कमी को ये नौमांश पूरा कर देगा। अब देखिए, नौमांश जो है सो विवाह के लिए देखा जाता है, जीवन साथी के लिए देखा जाता है। अब देखिए, जिसकी जन्म पत्री है वो फर्स्ट हाउस है, मान लीजिए कि मेल है तो उसकी वाइफ
या उसका अपोजिट सेक्स यहाँ से देखेंगे, मेल है तो उसका फीमेल हो जाएगा, और फीमेल का है तो मेल देखेंगे। पति पति है तो ये पत्नी है, और पत्नी है तो ये पति है। इस तरह से हम नवमांस में भी जिस तरह से हम देखते हैं कि विवाह में कोई विलंब का कारण क्या है, क्यों विवाह नहीं हो रही है, और नवमांस में भी प्रॉब्लम है, तब तो प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम कुछ कम है, सपोर्टिव है, तो ये नवमांस इसको सपोर्ट कर देगा थोड़ा सा, यही बात आती है। अब हम बताएंगे आगे चल के कि हम नवमांस को कैसे, जैसे हम लग्न जन्म पत्री देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 हाउस वाइज, उसी तरह से हम इसको भी देखेंगे हाउस वाइज। अब देखिए, दो चीजें हैं। वर्गोत्तम, जैसे किसी की जन्म पत्री में यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, सपोज दैट हम मान ले हैं कि उसकी जन्म पत्री जो है 5 नंबर से शुरू है, और हमने क्या किया कि उसकी नवमांस बनाई, तो ए जो है सो ए भी 5 से ही शुरू हो गया, मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए कि ए भी 5 से ही शुरू हो गया, तब क्या होगा, लग्न भी 5 से है, नवमांस का भी लगन 5 से है, तो इसको बोलेंगे लग्न वर्गोत्तम। तब जब लग्न वर्गोत्तम हो गया तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, शरीर देखते हैं। जब भी लग्न वर्गोत्तम हो जाएगा तो आदमी शरीर से ठीक होगा, आधी व्याधि उसे कम लगेंगे, आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हालांकि चंद्रमा से देते हैं और भी है, तो पर भी जब लग्न वर्गोत्तम हो जाएगा तो आदमी हृष्ट पुष्ट होगा, बीमारियां कम लगेगी, स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में वो ठीक रहेगा, क्योंकि लग्न से हम स्वास्थ्य भी देखते हैं, शरीर है, और जहाँ ये दोनों मिल गए, एक ही हो गए, तो उसको बोलते हैं लग्न वर्गोत्तम। तो इसको बोलेंगे लग्न वर्गोत्तम। पहला पॉइंट कि हम नवमांस से लग्न वर्गोत्तम भी देखते हैं। या मान लिया जाए कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 से शुरू हो जाए, तब क्या होगा, ये जो है ना इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैंक बैलेंस है, और 6 से शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, ये भी 9, जैसे हम लोग दो बोलते हैं त्रिकोण, त्रिकोण का भाव ये है, धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण इसको बोलते हैं 1, 5 और 9 धर्म त्रिकोण है। यदि इसको भी हम त्रिकोण बना सकते हैं, यहाँ से अर्थ देखी जाती है तो इससे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। 6 लिखा हो सेकेंड हाउस, और यहाँ से देखिए पंचम, 1 2 3 4 5, ए 6th हाउस, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, माने एक एक घर बढ़ गया, तो ये जो है सो इसको बोले, ये जो है ना, यहाँ से हम बैंक बैलेंस देखते हैं, तो अर्थ त्रिकोण, इसको हम अर्थ त्रिकोण की भाषा में बोल सकते हैं कि ये अर्थ त्रिकोण है। यदि सेकेंड हाउस में यहाँ आ जाए तो ऐसे लोगों का अर्थ त्रिकोण, नवमांस कहाँ से शुरू हो रही है, तो अर्थ त्रिकोण से। ऐसे आदमी इस मामले में बड़ा फिट होगा, क्यों, यहाँ से हम बैंक बैलेंस देखते हैं, तो बैंक बैलेंस के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में वो ठीक ठाक होगा, भले ही गरीब घर में जन्म लिया हो, बाकी वो प्रॉपर्टी बनाएगा। फिर यहाँ से क्या है, वाणी भी है, बहुत उत्तम वाणी को बोलेगा, उसकी वाणी में विशेषता होगी, वजनदार वाणी होगी, और यहाँ से परिवार भी देखा जाता है, तो परिवार का पोषक भी होगा, पालनकर्ता भी होगा। तो इस तरह से, इस भाव से, यदि ये भाव यहाँ आ जाए 6 नंबर का, तो इस तरह का फल देगा। उसी तरह से हम सबको देख सकते हैं इसी घर में से कि कैसे कैसे। तो पहला हो गया लग्न वर्गोत्तम, लग्न वर्गोत्तम पहला हो गया आपका लग्न वर्गोत्तम। उसके बाद होता है ग्रह वर्गोत्तम, इस नवमान से ही हम देखते हैं।
अब देखिए यहां पर जो है सो ग्रह वर्गोत्तम हम कब कहेंगे? 5 नंबर में गुरु है, 8 नंबर में मंगल और शनि है, और मान लिया जाए कि अब इसको बदल देंगे 5, 6, 7, 5 जैसे 6, 7 जो भी हो। अब तो हमने आपको लग्न वर्गोत्तम बता दिया कि लग्न जब 1 हो जाएगी तो लग्न वर्गोत्तम पहले से 8 से शुरू है, ये 8 हो गया। अब देखिए लग्न वर्गोत्तम हो गया। अब ग्रह वर्गोत्तम 8वीं राशि है, यहां है ना, मंगल 8वीं राशि पर है, वृश्चिक राशि पर है, ये देखिए। और इसको हम स्वगृही भी बोलेंगे। और मान लिया जाए कि मंगल यहां पर भी 8वीं राशि में है, तब क्या होगा भाई? सेम राशि में है, तो इसको बोलेंगे ग्रह वर्गोत्तम, इसको बोलेंगे ग्रह वर्गोत्तम। मतलब कि मंगल यहां भी 8 नंबर पर है, यहां भी 8 नंबर पर है, तो इसको हम बोलेंगे कि मंगल वर्गोत्तम है। मंगल एक ग्रह है, और चाहे मंगल वर्गोत्तम हो जाए, मंगल ग्रह वर्गोत्तम है, क्योंकि सेम राशि में आ गई है, इसलिए वर्गोत्तम हो गया। तो क्या बोले? लग्न वर्गोत्तम, ग्रह वर्गोत्तम। अब देखिए तीसरी चीज और होती है, तत्व वर्गोत्तम। तत्व वर्गोत्तम भी कब होगा? जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। देखिए ये 8 नंबर का है ना, ये भी 8 नंबर पर है। तो देखिए अब हम गिनते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो ये भी जल तत्व में है, ये भी जल तत्व में है, तो ये तत्व वर्गोत्तम नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही राशि एक हो गई है, इसलिए हम इसको तत्व वर्गोत्तम की संज्ञा नहीं देकर हमको बोलेंगे ग्रह वर्गोत्तम है, एक राशि में है। एक राशि में होगा तो बटने चुरू हो क्या होगा कि एक ही जो है सो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल 4 तत्व में से किसी एक तत्व पर होगा। मगर राशि भिन्न होते हुए अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, मान ली कोई ग्रह वायु तत्व में है और यहाँ पर भी वायु तत्व में हो जाए राशि को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं तत्व वर्गोत्तम। तत्व वर्गोत्तम बोला जाता है। अब हमने 3 चीज इससे निकालने के लिए सीखा, लग्न वर्गोत्तम, ग्रह वर्गोत्तम एंड तत्व वर्गोत्तम। कोई भी ग्रह लग्न ही वर्गोत्तम हो जाए, ग्रह ही वर्गोत्तम हो जाए और तत्व ही वर्गोत्तम हो जाए, तो वो क्या करेगा? बहुत अच्छा फल प्राप्त, बहुत अच्छा फल देगा, वो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति करवाएगा आपको। अब एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर हम बता देते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर 1 नंबर है और शनि बैठा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। शनि नीच का है, शनि नीच का है, और शनि मान लिया जाए कि जहां 1 नंबर लिखा हुआ है यहां पर भी है, यहां पर शनि बैठ जाए, तो दोनों जगह नीच हो गए। लेकिन मान लिया जाए कि शनि जो है यहां पर 7 नंबर पर बैठ जाए, यहां शनि बैठ जाए 7 नंबर पर, शनि नीच का होते हुए भी ये उच्च का फल देगा। ये क्या है? यहां कोई ग्रह उच्च नीच का है और यहां उच्च का हो जाएगा तो उच्च का फल देगा वो। नवमांश में हम इसका भी विचार करते हैं। हालांकि यहाँ पर भी है, कोई ग्रह नीच का है और उसका बल को हम नापते हैं, कितने पॉइंट दिया है उसने, अष्टवर्गक में कितने पॉइंट दिए। शनि है, ये 7 पॉइंट देने पर भी इसकी नीचता भंग हो जाएगी, यहाँ पर नीच का फल नहीं करेगा। तो पर भी पॉइंट कम भी है और यहाँ पर भी नीच का है, यहाँ पर उच्च का है, तो ये उच्च राशि में है तो उच्च का फल प्रदान करेगा। उसी तरह से यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है 1 नंबर पर,
तो ये बोलेंगे हम कि उच्च राशि में है ये, और यही यदि जो उच्च राशि में बैठा हुआ तो है यहाँ पर ये, और भाई तुला में चला गया तो यहाँ पर सूर्य चला गया, तब क्या करेगा ये? यहाँ पर मान लिया कि सूर्य हो गया, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि सूर्य चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर उच्च का है और यहाँ पर नीच का है, तो नीच का फल देगा ये। इस तरह से हम नवमांश कुंडली में लग्न वर्गोत्तम, ग्रह वर्गोत्तम, तत्व वर्गोत्तम और ग्रहों के उच्च और नीच के फलादेश का भी वर्णन करते हैं। अब देखिए विवाह की जहाँ तक बात होगी तो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि विवाह का कारक ग्रह कौन है। जैसे स्त्रियों के लिए कारक ग्रह अलग होती है, पुरुषों के लिए कारक ग्रह अलग होती है। यहाँ से सप्तम हाउस को हम देखते हैं, सप्तम हाउस और सप्तमेश को देखते हैं, प्लस ये परिवार का भी है तो सेकेंड हाउस से भी देखते हैं। यदि सेकेंड हाउस में कुछ गड़बड़ होगा तो विवाह के विलंब का कारण बनेगा। सेवेंथ हाउस पर भी इल इफेक्टेड होगा, या सेवेंथ हाउस पाप कर्तरी योग में होगा, या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड पाप कर्तरी योग में हो जाए, नीच का हो जाए, तो पर भी विवाह का विलंब का कारण होता है। और उसी तरह सेम में हम यहाँ भी देखेंगे कि नवमांश में जो सेवेंथ का लॉर्ड है वो कहाँ है, या हम जैसे इसको जो है ना, इसको जैसे सेवेंथ हाउस नवमांश जैसे बनाना है ना, तो जैसे नवमांश बैठा हुआ वैसे ही लिखेंगे, केवल यहाँ से 11 से लिख के और नवमांश में जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ उस पर बैठा के फिर हम इसका विचार करेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। सेवेंथ हाउस, ये भी सेकेंड हाउस देखेंगे। एट्थ हाउस लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ है। यदि यहाँ पाप ग्रह बैठ गया तो सेवेंथ हाउस के बगल में पाप ग्रह, तो पूर्ण रूप से नहीं बकर सेवेंथ हाउस पाप कर्तरी योग में चला जाएगा, या सेवेंथ हाउस के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग होगा तो पर भी विवाह में विलंब का कारण बनेगा। और मंगल दोष भी विवाह का कारण होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर मंगल बैठा, सीधी यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, इस पर भी दृष्टि पड़ेगी, इस पर भी सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेगा, अष्टम दृष्टि से यहाँ देखेगा, तो मंगल एक क्रूर प्लानेट है, उसकी दृष्टि पड़ गई। अब देखिए चौथे भाव में बैठेगा तो 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। चतुर्थ दृष्टि से जब मंगल की पड़ेगी, अब दो चीज़ें हैं, मैन एंड मटेरियल। तो यहाँ जो है सो मटेरियल को तो बढ़ा देगा, व्यापार अच्छा दे देगा, बाकी मैन पार्टनरशिप नहीं चलेगी उसकी। अष्टम उसी तरह से और सभी बातें हैं। मैं इस बात को अगली एपिसोड में आपसे मैं पूरे नवमांश के बारे में हम बात करेंगे कि पहले हम D1 चार्ट है, लग्न में ही क्या प्रॉब्लम है और लग्न के अनुसार हम बताएंगे क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, फिर उसको नवमांश में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हरिमोहन मिश्र आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको ये चैनल अच्छी लगे, कुछ बातें हमारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चैनल का नाम है अंबा एस्ट्रो वर्ल्ड। अंबा एस्ट्रो, और किसी प्रकार की भी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9560019609। और कन्या के विवाह में किसी तरह की विलंब हो रही है तो उसका उपाय भी बताऊंगा इस अगले एपिसोड में कि कन्या के विवाह में विलंब हो रही तो क्या उपाय लगाना चाहिए, क्या उपाय करनी चाहिए। यदि जेंट्स के विवाह में, लड़के के विवाह में प्रॉब्लम हो रही तो क्या अनुष्ठान करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, वो भी बताऊंगा। और किसी भी लड़की के विवाह में विलंब हो रही है, यदि परामर्श लेना चाहते, ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं हमसे, तो मैं आपसे करबल प्रार्थना करता हूं कि हमारे नंबर पर टेलीफोन कीजिए और वह निःशुल्क परामर्श होगा, किसी प्रकार का शुल्क उसके लिए नहीं लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि कन्याओं की विवाह में देर हो रही है, उसके लिए मैं आपका जो भी सहयोग बन सकता है, ज्योतिषीय सहयोग, मैं आपको दूं। तो पुनः मैं कहता हूं कि मेरे प्रिय मित्रों और दर्शकों, मैं अपनी वाणी का विराम करता हूं और सभी को, जितने भी दर्शक हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। दर्शकों, राम राम।
फिर मिलेंगे आपसे।